ठीक है। अब लास्ट में आता है हमारा एक रो फैक्टर जो कि टर्मिनेटिंग फैक्टर है। रो फैक्टर क्या होता है, इंडिकेशन देता है कि बस रुक जाओ, अब जरूरत नहीं है और ट्रांसक्रिप्शन करने की। तो मतलब स्टार्ट करने के लिए, इनिशिएशन करने के लिए क्या जरूरत होती है, हमें सिग्मा फैक्टर की जरूरत होती है, और लास्ट में जो टर्मिनेट करने के लिए किसकी जरूरत होती है, रो फैक्टर की जरूरत होती है। ठीक है, 3 प्रोसेस में सब चीजें खत्म हो जाती है। समझ में आया ये कॉन्सेप्ट पूरा अच्छी तरीके से? अभी मैं आपको डायग्राम के थ्रू बता देती हूँ एक बार। ठीक है, और सेम कॉन्सेप्ट यूकैरियोटिक के अंदर भी होता है, बस मैं आपको बता रही हूँ कि कुछ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ खुशबू। आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। तो ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट से पहले जितना भी पार्ट है मोल बायो का, वो मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, और बहुत ही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, माइंड मैप्स की तरह है। आप उसको अच्छी तरीके से देखें, और बहुत ही छोटी छोटी वीडियोज हैं। ठीक है, आप उनको देखोगे ना तो आपको एक रिविजन के तौर पे अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रांसक्रिप्शन, और ये भी बहुत ही छोटे मतलब कम समय में ज्यादा कॉन्सेप्ट ग्रैस्प करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं अपना ये वाला ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है बेसिकली? ट्रांसक्रिप्शन क्या है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि डीएनए से आरएनए बनाना, उस प्रोसेस को हमने ट्रांसक्रिप्शन बोल दिया। हमने सेंट्रल डोग्मा की बात की थी मेरी पिछले वीडियो में, आप देख सकते हो। सेंट्रल डोग्मा में मैंने क्या बताया था, जब डीएनए से डीएनए का बनना, डीएनए से डीएनए का बनना, उसको हम क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन बोलते हैं। अब डीएनए से आरएनए का बनना, है ना, डीएनए टू डीएनए बनना रेप्लिकेशन हो गया। डीएनए टू आरएनए बनना क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है। और फिर आरएनए बनने के बाद जो प्रोटीन बनता है, मतलब आरएनए टू प्रोटीन, उसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन, जो कि हम आगे आने वाली वीडियोस में करेंगे। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन, देखो मैं चाहे रेप्लिकेशन की बात कर रही हूँ और चाहे ट्रांसक्रिप्शन की बात कर रही हूँ, जितने भी मतलब सिंथेसिस होती है डीएनए की चाहे आरएनए की, वो सारी 5 प्राइम टू 3 प्राइम सिंथेसिस होती है न्यूक्लिक एसिड्स की। ठीक है, अब आप सब चीजों को कनेक्ट करते हुए चलोगे, है ना, कनेक्ट करते हुए कैसे चलोगे कि मैंने न्यूक्लिक एसिड क्या बताया था, किसमें बताया था, है ना। आप पढ़ नहीं रहे होगे ना पहले, तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि क्या चल रहा है टॉपिक। तो आपको पिछले का जितना भी पढ़ा हुआ है सब कुछ पढ़ना है अच्छी तरीके से, उसके बाद ही आगे प्रोसीड करना है। अब अपने बैक टू द टॉपिक, अपने टॉपिक पे आते हैं अभी हम। डीएनए से आरएनए का बनने को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। तो अब सबसे पहली बात ये है कि जब देखो आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, इस डायग्राम के अंदर मैं आपको बताऊं तो डायग्राम के अंदर क्या है कि अगर मैं देखो, ये प्रमोटर आपको हाइलाइटर से दिख रहा है, देखो ये जो प्रमोटर है, ये प्रमोटर रीजन हो गया, है ना, और ये हमारा क्या हो जाएगा, टर्मिनेटर रीजन हो जाएगा। तो जो प्रमोटर होता है उससे स्टार्ट होती है ये ट्रांसक्रिप्शन साइट होती है, जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है। ठीक है, ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम होता है, उसको हम बोलते हैं टेम्पलेट स्टैंड, और 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा, उसको हम बोलेंगे नॉन टेम्पलेट स्टैंड। कौन सा नॉन टेम्पलेट स्टैंड कौन सा है? तो अभी हम स्टार्ट करते हैं टेम्पलेट स्टैंड से, नॉन टेम्पलेट स्टैंड से। देखो जो हमारा हमें पहले ये पता होना चाहिए, जो हमारा टेम्पलेट स्टैंड है ना, वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम होता है, इसको हम बोलेंगे टेम्पलेट स्टैंड, है ना, टेम्पलेट स्टैंड बोलते हैं। इसके जो अपोजिट सिंथेसिस जो होगी वो हमारी क्या होगी, 3 प्राइम टू 5, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, जिसको हम बोलेंगे नॉन टेम्पलेट स्टैंड, नॉन टेम्पलेट स्टैंड बोलते हैं। अब एनसीईआरटी ये लिखती है कि जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम है ना, तो उसको हम कोडिंग स्टैंड भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, उसको हम कोडिंग स्टैंड लिखते हैं। ठीक है, तो और इसको इसको दूसरा नाम भी देते हैं, एक उसको बोलते हैं हम सेंस स्टैंड। क्या बोलते हैं इसको, हम सेंस स्टैंड बोलते हैं। एंड इसके टेम्पलेट स्टैंड हो गया, टेम्पलेट स्टैंड के बाद कोडिंग स्टैंड है, तो ये वाला कौन सा होगा, हमारा नॉन कोडिंग स्टैंड होगा। और नॉन कोडिंग स्टैंड होगा, दूसरा होगा हमारा एंटी सेंस स्टैंड। ठीक है, एंटी स्टैंड। अब पता कैसे चलेगा कि इनके नाम क्या क्या है, तो आपको कैसे याद करना है, आपको हमेशा एक चीज याद रखनी है कि नाम याद कैसे करोगे आप। देखो एनटीए, ठीक है, एनटीए तो बच्चे बच्चे को याद होगा। ठीक है, सबको पता है कि एनटीए क्या है, एनटीए को लर्न करने की, एनटीए की इन्फॉर्मेशन देने की मुझे जरूरत नहीं है। ठीक है, और उसके बाद है सीएनएस। ठीक है, ऐसे याद करेंगे ताकि आप भूलोगे ना। एनटीएस एंड सीएनएस कैसे याद करेंगे, एनटीए मतलब एन नॉन कोडिंग स्टैंड, टेम्पलेट स्टैंड एंड एंटी सेंस स्टैंड, ये सेम चीजें का नाम एक ही स्टैंड है। ठीक है, और सीएनएस कोडिंग स्टैंड, नॉन टेम्पलेट स्टैंड एंड सेंस स्टैंड, इन सब का नाम एक है। तो आपको कंफ्यूजन होगी किसी भी चीज की कि कैसे याद करना है, तो हमेशा याद रखेंगे एनटीए एंड सीएनएस की बात।
ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। बताया मैंने टेम्पलेट स्टैंड क्या हो गया और नॉन टेम्पलेट स्टैंड क्या हो गया। अब नॉन टेम्पलेट टेम्पलेट स्टैंड पता चला। दूसरी चीज अब हमें ये पता होनी चाहिए कि जो मोनो देखो, जो हमारा यहाँ पर की बात है ना, यहाँ पे बात बता रही थी मैंने क्या बताया आपको, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइड क्या होती है, ठीक है, प्रमोटर और टर्मिनेटर की बात बताई। तो प्रमोटर प्रमोटर के साइड में एक ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइड होती है और टर्मिनेटर लास्ट का होता है, जिससे टर्मिनेट हो जाता है ट्रांसक्रिप्शन। सबसे पहला वाला 3 प्राइम टू 5 प्राइम मैंने क्या बताया, टेम्पलेट स्टैंड होता है। इसके मैंने अलग अलग नाम बता दिए, जिससे याद करने के लिए आसानी होगी और उसको वैसे ही लर्न करना है आपको। क्या पता कभी ये आ जाए कि एंटी सेंस स्टैंड कौन सा होता है, तो यू शुड नो, है ना, कि कौन सी सिंथेसिस कैसी डायरेक्शन में हो रही है। ठीक है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम हो गया। अब सिंथेसिस कैसी होगी, वेट, सिंथेसिस कैसे होगी, 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगी आरएनए के सिंथेसिस। अब इसके अंदर जो एंजाइम्स यूज हो रहे हैं वो कैसे एंजाइम्स हैं उनकी बात कर लेते हैं हम। तो देखो, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज हमने पढ़ा था, ये एंजाइम किसमें काम आ रहा था, ये रेप्लिकेशन में काम आ रहा था। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि किसको, इसको मैंने क्या बताया कि अभी डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज मतलब डीएनए को देख के क्या बताया मैंने, कि डीएनए को देख के डीएनए बनाना, है ना, बताया था ना कि डीएनए को देख के डीएनए ही बना रहे हैं, तो उसको हमने क्या बोला, डीएनए डिपेंडेंट, मतलब डिपेंड किस पे है, ये डीएनए पे है और बना क्या रहा है, डीएनए। तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज की बात करेंगे। अगर हम बात करते हैं अभी, जैसे हम ट्रांसक्रिप्शन की बात कर रहे हैं, ट्रांसक्रिप्शन की बात करेंगे तो जो डीएनए को देख के आरएनए बनाना, क्या बोला मैंने, डीएनए को देख के आरएनए, तो क्या बनेगा हमें, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, है ना। आरएनए बन तो पॉलीमरेज मतलब आरएनए बन रहा है ना, तो बना कौन रहा है, आरएनए पॉलीमरेज बना रहा है। ठीक है, तो ऐसे याद करेंगे हम, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज इसमें काम आता है, ट्रांसक्रिप्शन में काम आता है। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज किस में काम आएगा, रेप्लिकेशन में काम आएगा। ठीक है, अगर हम आरएनए को देख के डीएनए बनाए, उसका उल्टा भी तो हो सकता है ना, हम आरएनए को देख के अगर डीएनए बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, क्योंकि हमने उसका उल्टा कर दिया, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की बात करेंगे हम। ठीक है, ऐसे याद करेंगे इसको। समझ में आया कॉन्सेप्ट यहाँ तक, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्या बताया मैंने कि जो हमने डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज की बात की, तो दैट इज डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज दैट इज आरएनए पॉलीमरेज, एंड आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ओके, स्टार्ट करते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को। ठीक है, चाहे वो प्रोकैरियोट्स हो चाहे वो यूकैरियोट्स हो, मैंने आपको पहले बताया था जब रेप्लिकेशन की बात की थी ना हमने, तो जो प्रोकैरियोट्स होगा और यूकैरियोट्स होगा उनके अंदर बस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है। बाकी जो प्रोसेस होता है, प्रोसेस का जो मतलब मेन पार्ट होता है, जैसे कि इनिशिएशन हो गया, इलोंगेशन हो गया, टर्मिनेशन हो गया, वो सब कुछ सेम रहता है, सिर्फ कुछ ना कुछ कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती रहती है। और जो हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर उसका नाम अलग हो जाता है, और जो स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर सेम चीज का नाम अलग हो जाता है, ताकि हम डिस्टिंग्विश कर पाए। ठीक है, तो हम बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस की। तो पहला प्रोसेस होता है, देखो इस स्लाइड से ही आपको पूरा ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस समझ में आ जाएगा। इस सबसे पहला प्रोसेस होता है इनिशिएशन का। इनिशिएशन में क्या होता है, हमारा सिग्मा फैक्टर काम करता है, सिग्मा फैक्टर काम करता है, मैं आपको आगे डायग्राम से दिखाऊंगी एनसीईआरटी के। इलोंगेशन में कौन काम करेगा, इलोंगेशन कराना है, तो इलोंगेशन कौन करा रहा था, हमारा आरएनए पॉलीमरेज करा रहा था, क्योंकि आरएनए बन रहा है तो आरएनए पॉलीमरेज का काम आएगा यहाँ पर। ठीक है, और जैसे इलोंगेशन हो जाता है तो जो सिग्मा फैक्टर होता है, सिग्मा फैक्टर का काम सिर्फ और सिर्फ इनिशिएशन कराने का होता है ना। मतलब कि जैसे मान लो कि अगर हम एग्जांपल से समझे, तो मैंने आपको शायद लास्ट वीडियो में बताया था कि एक छोटे बच्चा, जब छोटा बच्चा कुछ भी चीजें रट लेता है अपने दिमाग में, तो बस उसको एक चीज चाहिए होती है और उसके बाद वो पूरा प्रोसेस खुद कर देता है। तो एक चीज क्या है, हमारी सिग्मा फैक्टर की तरह है। ठीक है, सिग्मा फैक्टर जो हम उसको दे रहे हैं, मतलब अगर मैंने उसको बोला कि नहीं शुरुआत करो आप गुड हैबिट से, तो गुड हैबिट क्या है, उसकी सिग्मा फैक्टर है। ठीक है, और गुड हैबिट के बाद वो जो गुड हैबिट का जो पैराग्राफ है वो खुद बता देगा। ठीक है, हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सिग्मा फैक्टर का काम क्या था, सिर्फ और सिर्फ उसको इनिशिएट करना, इनिशिएट करने के बाद सिग्मा फैक्टर का काम खत्म हो गया, तो सिग्मा फैक्टर चला गया। ठीक है, सिग्मा फैक्टर क्या हो गया, चला गया। तो सिग्मा फैक्टर जाने के बाद आरएनए पॉलीमरेज ने अपना इलोंगेशन का काम करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब लास्ट में आता है हमारा एक रो फैक्टर, जो कि टर्मिनेटिंग फैक्टर है। रो फैक्टर क्या होता है, इंडिकेशन देता है कि बस रुक जाओ, अब जरूरत नहीं है और ट्रांसक्रिप्शन करने की। तो मतलब स्टार्ट करने के लिए, इनिशिएशन करने के लिए क्या जरूरत होती है, हमें सिग्मा फैक्टर की जरूरत होती है, और लास्ट में जो टर्मिनेट करने के लिए किसकी जरूरत होती है, रो फैक्टर की जरूरत होती है। ठीक है, 3 प्रोसेस में सब चीजें खत्म हो जाती है। समझ में आया ये कॉन्सेप्ट पूरा अच्छी तरीके से, अभी मैं आपको डायग्राम के थ्रू बता देती हूँ एक बार। ठीक है, और सेम कॉन्सेप्ट यूकैरियोटिक के अंदर भी होता है, बस मैं आपको बता रही हूँ कि कुछ कुछ जो प्रोसेसेस होते हैं वो अलग होते हैं।
ठीक है। और कुछ कुछ मतलब जो एंजाइम्स होते हैं वो अलग होते हैं, बाकी जो मेन जो कोर प्रोसेस होता है वो सेम होता है। ठीक है, क्योंकि बात करते हैं, अब हम बात करेंगे, देखो मैंने बताया, लिख के ही बता रखा है यहाँ पे ना हमारा एक सिग्मा फैक्टर होता है। अगर मैं इसको बड़ा करके दिखाऊं आपको, तो देखो सिग्मा फैक्टर होगा, तो यहाँ पर ये क्या है हमारा 5, देखो ये डीएनए हेलिक्स है, यहाँ पे प्रमोटर आ गया, प्रमोटर के अंदर क्या है, ये बाहर वाला क्या है हमारा आरएनए पॉलीमरेज है, इसको हम बोलेंगे सिग्मा फैक्टर। तो इसने क्या कराया हमारा इनिशिएशन करा दिया, इनिशिएशन कराने के बाद अंदर चला गया, इनिशिएशन करा दिया, और जैसे ही इनिशिएशन करा दिया वैसे सिग्मा फैक्टर क्या हो गया, बाहर रिलीज हो गया। रिलीज होने के बाद किसका काम हो गया, आरएनए पॉलीमरेज का जो काम है वो क्या है, इलोंगेशन का काम है। और टर्मिनेट किसने करा है, रो फैक्टर ने टर्मिनेट करा है। ठीक है, आपको बस ये पता होना चाहिए कि रो फैक्टर क्या है। ठीक है, रो फैक्टर कौन सा है, इनिशिएशन कौन करा रहा है, इलोंगेशन कौन करा रहा है। ठीक है, ये सब चीजें पता होनी चाहिए आपको। और दूसरी बात ये है कि अगर मतलब मैंने आरएनए पॉलीमरेज एक की बात करी है, तो प्रोकैरियोटिक केस में देखो, प्रोकैरियोटिक केस में सिर्फ और सिर्फ एक आरएनए पॉलीमरेज होता है जो कि सारा काम कर देता है, बल्कि यूकैरियोटिक केस में, जो कि हम आगे देखेंगे, वो अलग अलग काम करते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, देखो बहुत कंफ्यूजन होती है इस केस में कि रेप्लिकेशन क्या होगा, डीएनए प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, यूकैरियोट्स में क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोट्स में कौन सा है ना, यूकैरियोट्स में कौन सा है, किस में कौन कौन सा प्रोसेस इनिशिएट हो रहा है, किस में कौन कौन सा प्रोसेस बढ़ रहा है। तो वो सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, और वो बहुत ही डिस्टिंग्विश करके चलोगे तब आपको याद रहेंगी, वरना बहुत ही ये चीजें बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं कि प्रोकैरियोट्स में क्या था और यूकैरियोट्स में क्या था। ठीक है, तो आप इन सबको अगर पढ़ोगे, थ्रू आउट रिविजन करोगे, तो आपको इन चीजों में जो प्रॉब्लम होगी वो थोड़ी कम होगी। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ऐसे नए नए कंटेंट के लिए। थैंक यू सो मच।